हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम संघ कार्यपालिका पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें संघ कार्यपालिका में हमने कहा कि इसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रपति को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति जिस देश में संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है, जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है, वहाँ देश के दो प्रमुख होते हैं। तो ध्यान से चीज़ों को समझना। जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है, वहाँ देश के दो प्रमुख होते हैं। एक प्रमुख होता है व्यवहारिक प्रमुख और एक होता है सैद्धांतिक प्रमुख। तो देखिए, जो सैद्धांतिक प्रमुख है वो देश में होता है राष्ट्रपति, और जो व्यवहारिक प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कहने का मतलब, देश में जितना भी काम होता है वो सब सैद्धांतिक प्रमुख के नाम से होता है, मतलब राष्ट्रपति के नाम पर होता है। लेकिन देश में पूरा काम करता कौन है? व्यवहारिक प्रमुख, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति के नाम पर, ध्यान से चीज़ों को समझें, सैद्धांतिक प्रमुख राष्ट्रपति है, व्यवहारिक प्रमुख प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सहायता से राष्ट्रपति के नाम पर पूरे देश में शासन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी गलती के लिए मंत्रिपरिषद पे तो मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पर नहीं, क्योंकि वो ये अपने विवेक से कुछ करते ही नहीं हैं। ये मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए राष्ट्रपति को विवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात मंत्रिपरिषद के अधीन है, मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य हैं। दूसरी चीज, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, जिससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53 कहता है कि संघ कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। तो ध्यान से चीज़ों को समझें। आर्टिकल 52 कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कह रहा है कि संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 और 55 क्या कह रहा है? कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब इनका निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होगा, प्रतिनिधित्व के माध्यम से होगा। तो ध्यान से चीज़ों को समझें। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54-55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और इनका निर्वाचन कैसे होगा? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होगा। अब ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, इसे आप समझ लीजिए, इसे नोट करते चलें आप लोग। तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व को भी जान लीजिए। तो देखिए, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इनके चुनाव में सबसे पहले ये जान लीजिए कौन कौन भाग लेंगे। तो इनके चुनाव में 3 लोग भाग लेंगे। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इनके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और दूसरा, इसमें सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, जो मनोनीत हैं उनको नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और 70 संविधान संशोधन के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एवं पांडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एवं पुडुचेरी के सदस्य भाग लेंगे। बात समझ गए? कहने का मतलब कि इसमें 3 लोग भाग लेंगे। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70 संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एवं पांडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब इनका एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व समझ लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें एकल संक्रमणीय का मतलब, जैसे मान लीजिए A, B, C, D ये 4 कैंडिडेट चुनाव में भाग लेते हैं। अब इधर से कैंडिडेट वोट डालने आएगा, अर्थात वोट एक रहेगी और दिया सभी कैंडिडेट को जाएगा। जिसमें वरीयता फर्स्ट ज़्यादा होगी वही राष्ट्रपति बन जाएगा। जैसे एक कैंडिडेट आया, इसको फर्स्ट चुना, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अगला कैंडिडेट आया, इसे थर्ड चुना, इसे सेकंड और इसे जो है फोर्थ, इसे फर्स्ट। अगला कैंडिडेट आया, इसे फोर्थ चुना, इसे थर्ड चुना और इसे सेकंड चुना और इसे फर्स्ट। अगला कैंडिडेट आया, इसे थर्ड चुना, इसे सेकंड चुना, इसे फोर्थ चुना, इसे फर्स्ट। तो अभी इसमें देखा गया कि फर्स्ट वरीयता इसमें ज़्यादा है, तो यही राष्ट्रपति बन जाएगा। मतलब कि वोट एक रहेगा, दिया सभी को जाएगा और इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व। बात समझ गए? आगे हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप नोट कर लीजिए कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा। तो इस मामले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण पद पर 1 या 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए।
तब से ये परंपरा चली आ रही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए सब केवल एक ही बार हुए, वो केवल 2 बार राष्ट्रपति रहे। तो यहाँ से आपके जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसको थोड़ा सा नोट करें। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार राष्ट्रपति रहे। उसके बाद भारत के निर्विरोध चुने गए जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष थे व्यापार संघ के, वो डॉक्टर वी गिरी, ये राष्ट्रपति रहे। ध्यान से समझते चलें। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार रहे, जो निर्विरोध चुने गए, इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर वी गिरी। और अगला मतलब प्रथम दलित राष्ट्रपति के नारायणन। और प्रथम महिला अगर पूछा जाए, प्रथम महिला तो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। और दूसरी महिला पूछा जाए, दूसरी महिला और एसटी, तो वो है दूसरी महिला एसटी अगर पूछा जाए। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, और दूसरी महिला अगर अनुसूचित जाति पूछा जाए, या एसटी अनुसूचित जनजाति, तो वो वर्तमान राष्ट्रपति आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपके राष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। और अब हम इसी क्रम में आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये कभी कभी प्रश्न आ जाता है, इसे नोट कर लेना, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।